हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। हाँ देखिए, चैप्टर मैंने शायद आपको बताया होगा लास्ट वीडियो के अंदर कि अब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर होंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज थियोरेटिकली इस चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश हम करने वाले हैं कि इस चैप्टर को थियोरेटिकली कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तो चैप्टर में आगे चलें। देखिए, रिकॉल करवाता हूँ मैं। अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं 14। हाँ, इससे पहले बहुत सारे बच्चे अभी भी ये कंफ्यूज हैं कि मेरा नाम क्या है। भाई, मेरा नाम प्रशांत माहेश्वरी है। पुराने वीडियो देखो भाई, है ना। व्हाट्सएप के ऊपर भेजते हैं कि हाँ सर आपका नाम क्या है। भाई, प्रशांत माहेश्वरी, ध्यान में रख लो, क्या है? प्रशांत माहेश्वरी। ऑलराइट, चलिए तो अब हम हमारा टॉपिक चालू करने वाले हैं और इससे पहले प्रीवियस जो वीडियो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने एटम चैप्टर पढ़ रहा है और परमाणु मतलब ऐसा ही हुआ। इसमें हमने मेन बात बोर मॉडल के ऊपर डिस्कशन चालू किया। बोर मॉडल के थ्रू हमने त्रिज्या निकाली, फिर वेग निकाला इलेक्ट्रॉन का, ऊर्जा निकाली, कक्षीय वेग निकाला, आवर्ती निकाली, आवर्तकाल निकाला और उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य तक हमने किया है। यहाँ तक कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम भी समझाया है। यही काम किया है बच्चों। अब जब हम आगे की ओर चलते हैं बच्चों इसी पॉइंट में, तो बोर पूरा होने के बाद में हम पढ़ते हैं बोर मॉडल की कमियां। ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि अमूमन पूछा जाता है। बोर मॉडल की कमियां। हाँ भाई, बोर मॉडल की कमियां क्या है भाई? देखो, एक बात ध्यान में रखो, मैंने आपको शायद बताया था कि बोर को अपने परमाणु मॉडल के लिए बच्चों नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, हालांकि इस मॉडल में कमियां थी, थोड़ी बहुत कमियां थी, लेकिन एक बहुत बड़ा काम उन्होंने आसान तरीके से समझाने की कोशिश की थी और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज में मिला। ठीक है, चलिए, वैसे नोबेल प्राइज़ क्या? अल्फ्रेड नोबेल बच्चों एक इंजीनियर थे और उन्होंने अपनी पूरी जो संपत्ति है वो विज्ञान के जगत में या अदर मतलब जितने भी अच्छी खोज जो हो रही हैं, जो वाकई में सबसे अलग थी, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने अपनी संपत्ति को दान कर दिया। पूरी की पूरी, बहुत अरबों में संपत्ति थी, अरबों खरबों के अंदर संपत्ति थी, उसको पूरे को दान किया है उन्होंने। और फिर उन्हीं के रेस्पेक्ट में हमें क्या मिलता है? हमें नहीं, मतलब वैज्ञानिकों को क्या मिलता है? नोबेल प्राइज़ मिलता है। वैज्ञानिकों को ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है बच्चों, ये कला के क्षेत्र में भी हो सकता है, साहित्य के क्षेत्र में भी हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री इनमें तो मिलता ही है। मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता। ऑलराइट, चलिए तो बोर मॉडल को बोर मॉडल की कमियां डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कमी समझिए इसकी। देखिए, जब भी हम बोर मॉडल को हम पढ़ रहे थे बच्चों, क्या पढ़ा? हम बोल रहे हैं कि हर बार डेरिवेशन करने के बाद में हमने लिखा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। क्यों? क्योंकि बोर ने एक रेफरेंस मान लिया हाइड्रोजन परमाणु को, और बोर का जो परमाणु मॉडल था वो वास्तविकता में हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए ही सत्य साबित हुआ। हाइड्रोजन जैसे परमाणु मतलब ऐसे परमाणु जिनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एकल इलेक्ट्रॉनीय परमाणुओं हेतु ही बोर मॉडल सत्य है। यहां तक कि ये हीलियम के लिए भी सत्य नहीं है। ठीक है, हीलियम आयन के लिए सत्य है लेकिन हीलियम के लिए नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहला कि यह मॉडल मात्र एकल इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉनीय परमाणुओं जैसे कौन कौन से बच्चों? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरीके से, ठीक है, हेतु ही काम में लिया जा सकता है। इसके द्वारा एक से अधिक
इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रमों को नहीं समझाया जा सकता। अब ये थोड़ा समझिए बच्चों, ये बोर मॉडल जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने में, या फिर आप कह सकते हैं कि परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, उसको समझाने में बिल्कुल सत्य है। उसको समझाने में वाकई में सत्य है। इसी मॉडल के थ्रू हमें पता चला कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, रेखीय होता है, सतत नहीं होता। रदरफोर्ड ने सतत बताया था, जबकि वास्तविकता में रेखीय होता है, वो उसने समझाया। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसे परमाणुओं की जिनके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक से ज्यादा है, तो वहां पर उनका स्पेक्ट्रम जो है वो थोड़ा सा जटिल हो जाता है, जो कि बोर मॉडल आसानी से नहीं समझा पाता। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा समझिए, जब बोर ने अपना ये काम किया पूरा, मतलब रदरफोर्ड के मॉडल को ये अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। रदरफोर्ड का जो प्रयोग था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, उसी के रिजल्ट को बहुत अच्छे से समझाया था बोर ने, ऐसा ही किया था। ठीक, अब यहाँ पर जब उसने रदरफोर्ड को रेफरेंस के लिए यूज किया, मतलब रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को रेफरेंस के लिए जब यूज किया होगा बच्चों, तो वहाँ पर परमाणु की जो कक्षा थी वो वृत्ताकार थी। तो बोर ने भी अपने मॉडल में, मतलब अपने परमाणु मॉडल में परमाणु के लिए, मतलब सॉरी, परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए वो कक्षा कैसी मानी, वृत्ताकार मानी, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। चलिए थोड़ा सा और समझे। चूंकि यहाँ पे उन्होंने कूलाम्ब बल का उपयोग किया है अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करने के लिए। कूलाम्ब बल कैसा है, तो हम बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम है, इसी नियम पे आधारित होता है कूलाम्ब बल, है ना। F समानुपाती 1/r², या F व्युत्क्रमानुपाती r², ऐसा ही पढ़ते हो आप। ठीक है, चलिए, तो कूलाम्ब बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, इसका मतलब बोर मॉडल भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करना चाहिए। और व्युत्क्रम वर्ग नियम के अंदर जितने भी मॉडल को अगर पढ़ा जाए, या वृत्ति मतलब कक्षाओं को अगर पढ़ा जाए, तो वो कक्षाएं बच्चों वृत्ताकार की जगह कैसी होनी चाहिए थी, दीर्घवृत्ताकार होनी चाहिए थी। और हालांकि दीर्घवृत्ताकार भी होती हैं। ठीक है, तो ये एक कमी है कि मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को वृत्ताकार माना गया है, जबकि यह मॉडल किस पे आधारित है, व्युत्क्रम वर्ग नियम पर आधारित है, तो कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत है ना भाई। आप मॉडल में क्या बोल रहे हो, आपने वृत्ताकार माना है, जबकि आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दीर्घवृत्ताकार का कॉन्सेप्ट यूज करके काम कर रहे हो, ये तो गलत बात है भाई। दोनों चीजें एक जैसी करो फिर। ठीक है, तो फिर यहां पर काम करते हैं, लिख लेते हैं, इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को वृत्ताकार माना गया है, जबकि व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार ये दीर्घवृत्ताकार भी हो सकती है। दीर्घवृत्ताकार भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा, इस मॉडल को जब भी समझाने की कोशिश करी बच्चों, तो उन्होंने नाभिक को स्थिर बताया है, नाभिक को ऐसा जड़मूल बताया है, और उसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब इस चीज को थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर कोई चीज स्थिर है तो उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होना चाहिए, अनंत के तुल्य होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कि इतना ज्यादा कि जिसे हिलाया नहीं जा सके। लेकिन अब ये समझने वाली बात है ना बच्चों कि कुछ इतना ही बोल रहे हैं हम कि लेट्स सपोज करो एक घर है, क्या उस घर को आसानी से हिलाया जा सकता है? नहीं हिलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं हिला सकते हम उसको। लेकिन जब आप परमाणु के नाभिक की बात कर रहे हैं और परमाणु के नाभिक को आप स्थिर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होना चाहिए था। क्या होता है ज्यादा? नहीं भाई, 10⁻⁻27 किलोग्राम की कोटि का होता है। तो हम बोलते हैं कि नहीं,
ऐसा नहीं होना चाहिए था। बात समझ रहे? बोर मॉडल में ये जो नाभिक है इसको क्या माना गया है? स्थिर माना गया है, स्थिर और स्थायी माना गया है। जबकि यह तभी संभव है जब किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? अनंत हो। ठीक है, और नाभिक का द्रव्यमान अनंत होता नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बोर मॉडल में, बोर मॉडल में नाभिक को क्या माना गया बच्चों? स्थिर माना गया है, माना गया। जबकि यह तभी संभव है जब किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या हो बच्चों? अनंत हो। ठीक है, डन हुआ? समझ में आया? तो ये 3 क्या है? कमियां। हालांकि अभी और डिस्कस करेंगे, अभी तो स्पेक्ट्रम की बात की ही नहीं है, अभी तो द्वितीय विकृत की बात की नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये उतार लीजिए जल्दी से। मेरे हिसाब से आपने वैसे साथ में उतार लिया होगा, है ना? चलिए, तो अभी तो भी 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इस चीज को उतारो। हाँ भाई, अच्छे से पढ़ाई करो, देता हूं भाई। अगर आपको मेरे ही नोट्स चाहिए तो वो आपके सामने है बच्चों। मैं आपको वही चीज़ लिखा रहा हूँ जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, और जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाने की मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मेरे साथ में आधे से ज़्यादा जिन्होंने उतार लिया होगा। मोस्टली बच्चे तो वैसे वीडियो देखते ही हैं, उतारते नहीं हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर चलते हैं, मतलब 4th पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि और क्या कमी थी। तो आपको याद हो बच्चों, तो इसने द्वितीय अभिग्रहित दिया था जिसे हम क्वांटम अभिग्रहित भी बोलते हैं। बोर मॉडल का क्वांटम अभिग्रहित, द्वितीय अभिग्रहित क्या था? mvr इज इक्वल्स टू nh/2π, है ना? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। भाई ऐसा था नहीं था? यही तो बोला था। अब बोल तो दिया, लेकिन प्रूव भी तो करो, फिजिक्स है ना? और फिजिक्स को क्या करना पड़ता है? आपने जो बोला है उसे प्रूव करना पड़ता है, उसे प्रूव करो। इन भैया ने कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा दिया ही नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ दी नहीं जिससे वो प्रूफ कर पाए कि वास्तविकता में ऐसा होता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या था? उन्होंने सैद्धांतिक रूप से मान लिया था। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखें, ये चौथा इनका हालांकि सत्य है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है, ये सत्य है। लेकिन बोर इस चीज को स्पष्ट नहीं कर पाया कि उसने लिखा कहाँ से ये। ठीक है, उसने सिर्फ प्रयोग किया और उसको लगा कि ऐसा होना चाहिए था। तो बोर के क्वांटम अभिग्रहित mvr इज इक्वल्स टू nh/2π को बोर द्वारा समझाया नहीं गया। ठीक है, ये चीज आई कहां से? ये बोर को नहीं पता था, लेकिन होता ऐसा है, ये बोर को पता था। ठीक है, चलिए 5वां। अब स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। आपने वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइनें बनाई होंगी, बनाई थी, अवशोषण में भी बनाई है अपन ने। ठीक है, अवशोषण में सिर्फ लाइमन सीरीज होती है, बात ध्यान में रखना, जबकि उत्सर्जन में सारी होती है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब एक स्पेक्ट्रमी रेखा को और अच्छी सूक्ष्मदर्शी से समझा गया या देखा गया, है ना, अधिक विभेदन क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी। देखो, विभेदन क्षमता मतलब विभेद करने की क्षमता, चीज़ों को, एक चीज में कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आसानी से देख पाना, मतलब उसकी विभेदन क्षमता ज़्यादा है, वो चीज़ों को आसानी से अलग अलग करके देख सकती है। विभेदन क्षमता, विभेद करने की क्षमता, अलग अलग देखने की क्षमता। ठीक है,
चलिए, तो हमने ऐसी सूक्ष्मदर्शी ली जिसकी विभेदन क्षमता बहुत ज़्यादा थी, और जब उस सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जिसकी विभेदन क्षमता अधिक थी और स्पेक्ट्रमी रेखाओं को देखा गया, तो पता चला कि एक स्पेक्ट्रमी रेखा भी बहुत सारी या छोटी छोटी स्पेक्ट्रमी रेखाओं से मिलकर के बनी हुई होती है ना। एक स्पेक्ट्रम रेखा भी अन्य बहुत सारी स्पेक्ट्रमी रेखाओं से मिलकर के बनी हुई होती है। ये जो अन्य सरल आप कह सकते हैं इन्हें इसे क्या बोलेंगे, जो स्पेक्ट्रमी रेखा है, पतली जो स्पेक्ट्रमी रेखा है, इनको बोर मॉडल में नहीं समझाया गया। उसने तो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेक्ट्रमी रेखा बताई कि N2 से N1 तक एक आ रही है। अब वो एक स्पेक्ट्रमी रेखा भी बहुत सारी छोटी छोटी स्पेक्ट्रमी रेखाओं से मिलकर के बनी हुई थी। उन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में किसी ने बात नहीं करी या बोर मॉडल में बात नहीं करी। ठीक है, इसे बोलते हैं सूक्ष्म संरचना। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे बोर मॉडल द्वारा चलिए मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूं, पहले उसकी बात ही कर लेते हैं। जब अधिक विभेदन क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है, स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है, तो ये ज्ञात होता है कि एक स्पेक्ट्रमी रेखा भी एक से अधिक सूक्ष्म रेखाओं से मिलकर प्राप्त होती है, से मिलकर प्राप्त होती है। जिसे बोर मॉडल द्वारा नहीं समझाया गया, द्वारा नहीं समझाया गया। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। फिर स्पेक्ट्रम की तीव्रता, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता, मैंने आपको शायद बताया होगा कि जब स्पेक्ट्रम के एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता जो है वो चेंज होती जाती है। ठीक है, या तो वो एक तरफ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ जाने पर घटेगी उनकी तीव्रता। ठीक है, तो ये जो तीव्रताओं का अंतर है ये नहीं बता पाया, और अलग अलग परमाणुओं के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता भी अलग अलग होती है, ये भी बोर मॉडल द्वारा नहीं समझाया गया। तो कुल मिलाकर के स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता को बोर मॉडल द्वारा नहीं समझाया गया। तीव्रता तो समझ गए ना, चमकीलापन आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे बोर मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता को नहीं समझाया गया। ठीक है, देखिए एक और देखिए, चलिए अब एक और चीज है, ये बहुत सिंपल है। हालांकि अपन छोटा सा ही पढ़ेंगे, बीएससी पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा आएगा। ये क्या चीज़ थी कि जब आप किसी भी स्पेक्ट्रमी रेखा को, जैसे हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को ही अगर चुंबकीय क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है तो स्पेक्ट्रमी रेखा बहुत सारी छोटी छोटी रेखाओं में क्या हो जाती है, टूट जाती है, विपाटित हो जाती है, विभेदित हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार
चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का जो विभेदन है या विपाटन है, इसे बोला जाता है बच्चों जीमान इफेक्ट। एक वैज्ञानिक हुए जीमान, जिन्होंने इस चीज का अध्ययन किया था, उसे जीमान इफेक्ट बोलते हैं। ऐसा का ऐसा, अगर उन्हीं स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विद्युत क्षेत्र में उनका अध्ययन किया जाता तो वापस से वो स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या हो जाती है, टूट जाती हैं। इसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, और जीमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट, इन दोनों को ही बोर मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। मतलब कुल मिलाकर के स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन जो है वो भी किससे नहीं समझाया जा सकता, बोर मॉडल द्वारा नहीं समझाया जा सकता। विपाटन मतलब बट जाना। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। स्प्लिटिंग, अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग, बट जाना, बट जाना। ओके, चलिए, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, और इसे बोलेंगे जीमान इफेक्ट, जीमान प्रभाव। ठीक है, तथा विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, का विपाटन, और इसे कौन सा बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क प्रभाव को बोर मॉडल द्वारा नहीं समझाया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, तो उतार लीजिए इसको, खत्म हो गया। बस इतना ही अपन डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। खूब हो गया बोर मॉडल, जल्दी से उतार लो। वैसे तो उम्मीद है मेरे को आप उतार लोगे, पहले ही उतार लिया होगा। बात इतनी सी है कि आपको समझ में आया नहीं आया। बच्चों, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का सवाल आएगा, तो 2 नंबर के सवाल में आपको 4 कमियां याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, वैसे तो सामान्यतः 1 नंबर का ही सवाल आना चाहिए, तो 1 नंबर के सवाल में आप 2 कमियां लिख दीजिए या फिर 3 कमियां लिख दीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन 2 नंबर का अगर सवाल आए तो आप सिर्फ और सिर्फ 4 ही कमियां लिखें, इससे ज्यादा कमियां लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए कि हाँ भाई, इन 7 में से आप कौन सी 4 आसानी से याद कर पाए, उन्हें दिमाग में रख लेना। ठीक है, मैं तो बोलता हूं सबसे शुरुआत वाली सबसे ईजी है। एक इलेक्ट्रॉनीय परमाणुओं के लिए ही क्या है, ये सत्य है। दूसरा, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता को नहीं समझा सकते हैं। फिर द्वितीय अभिग्रहित, जिसे हम क्वांटम अभिग्रहित कहते हैं, इसकी गणितीय विवेचना नहीं की गई। फिर आप बोल सकते हैं कि इसको नाभिक को क्या माना गया, स्थिर माना गया, और स्थिर तभी संभव है जब किसी वस्तु का द्रव्यमान अनंत हो। हाँ, वृत्ताकार कक्षाएं मानी गई, जबकि ये कक्षाएं क्यों हैं, दीर्घ वृत्ताकार भी हो सकती थी। तो ये 5 थे जो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट सामान्यतः बच्चे भूल जाते हैं इनका नाम, इसलिए फिर मैं बोलूंगा कि मत लिखना। अगर नाम याद रह सके तो फिर ये वाला पॉइंट तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीज, मतलब बोर मॉडल की कमियां आपको समझ में आई होंगी। और वैसे भी हमें तो कमियां निकालने में मजा आता है, आता है नहीं आता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास में एक पॉइंट और है, वो है आयनन विभव एवं आयनन ऊर्जा। इसी के साथ में उत्तेजन ऊर्जा और उत्तेजन विभव। अब ये चीज समझ में आएगी, चिंता ना करें, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बस जो मैं बता रहा हूं उसे आप थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए ये क्या चीज है। तो सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं आयनन ऊर्जा एवं आयनन
आयनन विभव, आयनन ऊर्जा एवं आयनन विभव। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे बच्चों? आयनन का मतलब होता है आयोनाइजेशन, ठीक है, तो हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल। और बहुत सिंपल है, देखो अगर आपको स्पेक्ट्रम पता है ना हाइड्रोजन वाला, यूं अंगुलियों से निकालोगे आप। देखिए मैं जल्दी से ड्रॉ कर देता हूं उस स्पेक्ट्रम को, ये कुछ ऐसा था। अब लाइनों के बीच के गैप को ज्यादा गौर मत करना भाई, ठीक है, अभी ऐसे ही बनेंगी जल्दीबाजी में। और लास्ट वाली अनंत वाली, ये पहली लाइन, ये दूसरी, ये तीसरा ऊर्जा स्तर, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और लास्ट वाला अनंत वाला, ठीक है। पहले की ऊर्जा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अंतिम वाले के लिए शून्य, अनंत वाले के लिए कितना? शून्य था, ठीक है। ऊर्जा ऋणात्मक होती है प्रत्येक ऊर्जा स्तर में, सॉरी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य कैसा निकाय है? आकर्षणीय निकाय है, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक से बद्ध है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अब ये आयनन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट कहां से आया? एक सिंपल सा मैं टॉपिक समझता हूं, जैसे सोडियम है ना, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन सभी को पता है? 11 नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। तो इसको अगर मैं संरचना समझूं तो पहले कक्षक में 2, फिर 8 और फिर 1, ऐसे तो हुआ 11। अंतिम कक्षक में इसके पास में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसको ऊर्जा दी जाए, इस अंतिम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाए, तो ये क्या बनाएगा? सोडियम प्लस आयन बनाएगा। उस केस में सोडियम के पास में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? आंसर है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जो बाहर वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन था वो छोड़ करके भग जाता है, ठीक है, सोडियम को ही छोड़ करके भग जाता है, सोडियम के परमाणु से अलग हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो था, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, वो क्या है? तो हम बोलते हैं कि नाभिक और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इस सोडियम के लिए बात करें तो 2 इसमें, 8 इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अंतिम वाले में 1, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किससे बद्ध है? नाभिक के आवेश से बद्ध है, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है? सोडियम आयन बनाने के लिए तुम बोल रहे हैं इस परमाणु को ऊर्जा दी, वो ऊर्जा इस सोडियम के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ने अवशोषित करी और फिर ये इलेक्ट्रॉन भग जाता है यहाँ से, सोडियम के नाभिक को छोड़ करके या उसके आकर्षण बल को तोड़ करके बाहर निकल जाता है, सोडियम परमाणु से बाहर निकल जाता है। तो सोडियम क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझा हमने कि किसी भी परमाणु के आयनित होने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? छोड़ देगा। ऐसा ही तो है, इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जाएगा, ऐसा ही तो था, यहाँ पे तो बाहर ही निकल रहा है, सोडियम आयन में तो बाहर ही निकला, ठीक। तो हम बोलेंगे कि आयनन ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे किसी परमाणु को देने पर उसका इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के आकर्षण बल से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? आयनन ऊर्जा, ठीक है। फिर ये मुक्त होकर के जाता कहाँ है? हम बोलते हैं अब ये मुक्त हो ही गया, अब ये जाएगा अंतिम कोश में। अंतिम कोश मतलब अनंत वाले कोश में जाता है। अनंत वाले कोश में उसकी ऊर्जा कितनी हो जानी चाहिए? 0। कहने का मतलब यह है कि आपको इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा बाहर से देनी है कि इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाए? 0 हो जाए, इतनी एनर्जी देनी है, ठीक है। ये समझो, ये दिमाग लगाने वाली बात है कि आप इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा बाहर से दो। अब भी इसकी ऊर्जा कैसी है? माइनस की है, ये बात ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन की किसी भी कक्षक में ऊर्जा कैसी होती है? माइनस की है, ठीक। आप इसे बाहर से इतनी ऊर्जा दो कि इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाए? 0 हो जाए, तभी तो अनंत वाले कक्षक में जाएगा, ठीक है। तो अब लेट सपोज करो, अगर इस वाले कक्षक में इसकी ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, इसकी ऊर्जा कितनी है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
अब आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, आपको बाहर निकालना है तो आपको क्या करना है, इसकी टोटल ऊर्जा को कितना बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। कब बना सकते हो, जब आप इसे प्लस का 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर से दे दो। प्लस का 20 और माइनस का 20 मिलकर कितना हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चला गया अनंत वाले कक्षक के अंदर। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक, तो जितनी ऊर्जा थी उतनी की उतनी ऊर्जा अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को धनात्मक रूप से दे देंगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो जाएगा। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन तो भग लिया। ठीक है, चलिए, तो यही काम हुआ। अब समझना, अब मैं एक रेफरेंस उठा रहा हूँ हाइड्रोजन परमाणु का। हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर में मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, समझना, हाइड्रोजन परमाणु के कौन से में, मूल स्तर में इलेक्ट्रॉन है। तो मूल स्तर में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, -13.6। ठीक है, अब अगर मेरे को उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, अनंत वाले कक्षक में भेजना है, ठीक है, या फिर उसको मुक्त कराना है नाभिक के आकर्षण बल से, क्या करना पड़ेगा, इतनी की इतनी ही ऊर्जा देनी पड़ेगी, लेकिन वो कैसी, धनात्मक। मतलब प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो तो टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0, वो चला जाएगा अनंत में। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या। तो ये जो उस पर्टिकुलर ऊर्जा स्तर के अंदर इलेक्ट्रॉन की जितनी ऊर्जा थी वो माइनस की थी, आपने उतनी की उतनी ऊर्जा दी प्लस की और वो चला गया अनंत पर। बात समझ में आई। अब अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे में होता तो उसके लिए आयनन ऊर्जा कितनी होती, तो मैं बोलता प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती। अगर वो इलेक्ट्रॉन पांचवें में होता, ये पांचवें, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन पांचवें में घूम रहा होता तो हम बोलते उसकी आयनन ऊर्जा होती प्लस का 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी देर वो बाहर निकल लेता। बात समझ में आ रही। ठीक, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को देने पर वह नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो जाए क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्लियर हो गई। अब इस आयनन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने विभवांतर से त्वरित किया जाता है उस विभवांतर को क्या बोलते हैं, आयनन विभव। क्या बोलेंगे उसे, आयनन विभव। ऑलराइट, तो मैं ये मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला भी बनाएंगे बच्चों, है ना, अभी फॉर्मूला बनाएंगे। रुकिए, तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा लिखने वाले हैं कि किसी परमाणु को, देखो बहुत सिंपल है, किसी परमाणु को आयनित करने हेतु, आयनित करने हेतु आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा अथवा इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से मुक्त कराने हेतु आवश्यक ऊर्जा ही, आवश्यक ऊर्जा ही क्या कहलाती है बच्चों, आयनन ऊर्जा कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब आयनन ऊर्जा आ गई। आयनन ऊर्जा के बाद में किसको पढ़ेंगे, आयनन विभव को। तो आयनन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को जितने विभवांतर से त्वरित किया जाता है ना, उसे हम क्या कहेंगे, आयनन विभव कहेंगे। तो हमने क्या लिखना है कि वह विभवांतर जिससे इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर वह आयनन ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है, आयनन ऊर्जा को प्राप्त करता है, क्या कहलाएगा, आयनन विभव कहलाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था, आयनन विभव कहलाता है। हो गया। चलिए, तो ये मेरे हिसाब से आपने मेरे साथ में ही उतारा होगा।
है ना, और नहीं तो फिर उतारो, क्योंकि अपन को इसके बाद में इसका फार्मूला भी तो डिस्कस करना है। चलिए तो अब एक बार के लिए इसे उतारे, फिर इसका आपको फार्मूला बताता हूँ मैं। सिंपल है बच्चों, देखिए मैंने आपको बताया था कि लेट सपोज करो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्षक में है। कौन से कक्षक में है? दूसरे कक्षक में। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हुआ? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इतना का इतना मतलब +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको दे दिया जाए ना, तो उसकी टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब वो आयनित हो जाएगा। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के आकर्षण बल से क्या हो चुका है? मुक्त हो चुका है, परमाणु से बाहर निकल चुका है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, जितनी उस कक्ष में ऊर्जा होती है उतनी की उतनी धनात्मक ऊर्जा कर दोगे तो वो आयनन ऊर्जा होगी। ठीक है, चलिए ये डन है। ऑल राइट, अब देखिए नेक्स्ट इसका फॉर्मूला। हाँ भाई, तो इसके और इसके मध्य, या फिर इसके और इसके मध्य, या इसके और इसके मध्य एक तो कॉमन फैक्टर है, En2 बराबर E अनंत होगा। ठीक है, तो किन्हीं दो ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल है ना, डेल E बराबर क्या होता है? En2 माइनस En1, ये हमें पता है। ठीक है, अब जब हम आयनन ऊर्जा की बात करते हैं तो मैं इसे लिखूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी EI। ठीक, उसमें En2 उच्च ऊर्जा स्तर हमेशा अनंत वाला ही होगा। ठीक है, जबकि En1 कुछ भी हो सकता है, वो पहले कक्षक में भी हो सकता था, दूसरे में भी हो सकता था, तीसरे में भी हो सकता था, तो मैंने इसे लिख दिया En। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आयनन ऊर्जा का मान आ चुका है। E अनंत का मान कितना होता है? 0 माइनस क्या? En। ठीक, तो फिर EI बराबर हो गया क्या बच्चों? En माइनस का En। ठीक है, माइनस का En। ये क्या है बच्चों? आयनन ऊर्जा है। क्या है ये? आयनन ऊर्जा। अब इस चीज को हम आसानी से समझ सकते हैं, जो मैंने बोल रहा था वही तो है बच्चों। तो यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो मैं लिख सकता हूं कि माना, समझिए एग्जाम्पल लेकर के हम काम कर रहे हैं, माना हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर में है, मूल ऊर्जा स्तर में है। अतः इसके लिए आयनन ऊर्जा कितनी होगी? वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं, अगर वहां पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आपको +13.6 आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक, तो इसके लिए आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? तो हमने लिखा EI बराबर -En। ठीक है, माइनस का En मतलब माइनस का E1, पहले ऊर्जा स्तर में था। इसका मतलब ये होगा माइनस, और E1 का मान कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना ही तो बता रहा था मैं। आयनन ऊर्जा जो भी कक्षक की एनर्जी होती है माइनस की, उसको किस में कन्वर्ट कर दो? प्लस की, उतनी की उतनी आयनन ऊर्जा होती है उस कक्षक के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया ये? ठीक, तो ये है आयनन ऊर्जा। डन। अब हम इससे क्या निकालेंगे? आयनन विभव निकालेंगे। एक बार के लिए इसको उतारो, फिर मैं आपको आयनन विभव भी समझाता हूं। जल्दी से उतारें, सिंपल है बच्चों, और कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है तो अपने लिए तो बढ़िया है ना? इतना सिंपल टॉपिक और इससे सवाल भी आ रहा है। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कोर्स कब होगा, कोर्स कब होगा। जिस रफ्तार से चल रहा है आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, देख लीजिएगा कि कब तक हो जाएगा। मैं तो मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके, है ना? आप लोगों का सपोर्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ओके, तो ये उतार लिया होगा, है ना? चलिए अब देखो आगे देखते हैं इसे। अब है आयनन विभव के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए आयनन विभव कैसे डिस्कस करेंगे हम। तो हमने बोला एवं, समझिएगा, देखिए
हमें पता है ई आई, हमें पता है ना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। और आपको पता है किसी भी आवेश की ऊर्जा QV होती है यदि उसे V विभवांतर से क्या किया जाए, त्वरित किया जाए। अगर Q आवेश को V विभवांतर से त्वरित करें तो उस आवेश की ऊर्जा कितनी होगी, QV होगी। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर रहे थे, तो फिर उस इलेक्ट्रॉन को V विभवांतर से त्वरित करने पर उसकी ऊर्जा E इंटू वी आई लिख दो क्या, E इंटू वी आई। ठीक है, तो फिर ये आयनन विभव क्या होगा, आयनन ऊर्जा में किसका भाग लगाया जाए, E का भाग लगाया जाए। आयनन ऊर्जा किसके बराबर है, माइनस के En के बराबर है, उसमें किसका भाग लगाएंगे, E का। अब चलो इसका एग्जाम्पल समझो। तो हम बोलते हैं यदि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में है तो Vi पहले ऊर्जा स्तर हेतु उसका आयनन विभव क्या होगा, माइनस का En बटा E। माइनस का En कितना, तुमने बोला माइनस फिर ब्रैकेट En, पहले कक्षक के लिए बात कर रहे थे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा E1 बटा E, फिर माइनस ऐसा कैसा, E1 का मान कितना, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसमें भाग किसका लगेगा, E का। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, E से E कैंसिल, आएगा कितना 13.6 वोल्ट। ये आयनन विभव है, बस आपको E हटाना था तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट होता, विभव में कन्वर्ट होता, नहीं होता। ठीक है, तो अगर इतने विभवांतर से इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता तो वो ऑटोमेटिकली कौन सी ऊर्जा को प्राप्त कर लेती, आयनन ऊर्जा को प्राप्त कर लेता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, सिंपल है। उतारो, जल्दी से उतारे, इसके बाद में एक्साइटेशन एनर्जी को भी पढ़ना है हमें। छोटा सा पॉइंट है बच्चों, जल्दी से कर लो। हो गया, चलिए। तो ओके, अब अपन पढ़ेंगे, ये तो हो चुका है, ये था आयनन ऊर्जा और आयनन विभव। अब अपन पढ़ेंगे उत्तेजन ऊर्जा एवं उत्तेजन विभव। देखिए, अब हमें क्या करना है वो और समझ लेते हैं। अब हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसे इतनी ऊर्जा दी गई है कि वह अनंत वाले ऊर्जा स्तर में नहीं पहुंच रहा। कौन से ऊर्जा स्तर में नहीं पहुंच रहा, अनंत वाले में नहीं पहुंच रहा। वो मूल ऊर्जा स्तर में था और वो उत्तेजित होकर के किसी भी ऊर्जा स्तर में हो सकता है, बस अनंत वाले ऊर्जा स्तर में नहीं होगा। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सामान्यतः मूल ऊर्जा स्तर में होता है, उसे हम इतनी ऊर्जा देते हैं कि वह कूद करके उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में चला जाता है, अर्थात परमाणु जो है वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहेंगे, उत्तेजन ऊर्जा। एवं उत्तेजन विभव, एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किस में था, मूल ऊर्जा अवस्था में था, तो हम बोलेंगे जब परमाणु अपनी मूल ऊर्जा अवस्था में होता है तो उसको इतनी ऊर्जा दी जाए कि वह उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में आ जाए। ठीक है, किसी मूल ऊर्जा स्तर के परमाणु को ऊर्जा देने पर या उसे उत्तेजित करने के लिए दी गई ऊर्जा ही क्या कहलाती है, उत्तेजन ऊर्जा। ठीक है, मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, देखिए, किसी परमाणु को
दी गई वह ऊर्जा जिसे प्राप्त कर वह मूल ऊर्जा अवस्था से उत्तेजित ऊर्जा अवस्था को प्राप्त कर लेता है। क्या कहलाती है? उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है। हमने परमाणु को इतनी एनर्जी दी कि वह अपनी मूल ऊर्जा अवस्था से किसी भी उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में क्या कर जाता है? संक्रमित कर जाता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझिए। अगर मैं उत्तेजन ऊर्जा की बात कर रहा हूं तो वैसा का वैसा उत्तेजन विभव भी कर सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन को हमने त्वरित करना है जितने विभवांतर से, है ना, कि वह किसको प्राप्त कर ले? उत्तेजन ऊर्जा को प्राप्त कर ले। तो फिर वह विभवांतर क्या हो जाएगा? उत्तेजन विभव हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? उत्तेजन ऊर्जा को, समझिएगा, उत्तेजन ऊर्जा को प्राप्त करने हेतु, प्राप्त करने हेतु इलेक्ट्रॉन को जितने विभवांतर से क्या किया जाता है? त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है, वही उत्तेजन विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। ठीक है, चलिए तो इतना उतारो। इसके बाद में इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, जल्दी से उतार लीजिए। सिंपल है बच्चों, बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमने इसके अंदर क्या किया है बच्चों? हम सिर्फ और सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि किसी परमाणु को, है ना, उसकी मूल ऊर्जा अवस्था से उसे उत्तेजित ऊर्जा दे करके कहाँ तक पहुँचा रहे हैं? उत्तेजित ऊर्जा अवस्था तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, और यही क्या कहलाती है? उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। मूल ऊर्जा अवस्था से उत्तेजित ऊर्जा अवस्था तक ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही ऊर्जा क्या होगी? उत्तेजन ऊर्जा होगी। ठीक है, चलिए, और उत्तेजन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने विभवांतर से क्या करना पड़े? त्वरित करना पड़े, वो क्या होगा? उत्तेजन विभव हो जाएगा। सिंपल था। चलिए, अब इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। कैसा, वो समझिए। देखिए, अब इसको मैं कुछ ऐसा समझूं कि चलो पहले फॉर्मूला तो हमने बोला कि एक ऊर्जा अवस्था ये है और एक ऊर्जा अवस्था इनमें से कुछ भी हो सकती है। तो हमने बोलना है कि किन्हीं दो ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य या ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होता है? हमें पता है En2 माइनस En1। ठीक है, ये बात तो ठीक। अब हम यही देखने वाले हैं कि जब हम उत्तेजन ऊर्जा की बात करें, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी EE, तो उसमें ये जो दूसरा ऊर्जा स्तर है वो तो कुछ भी हो सकता है, En, है ना। लेकिन ये जो पहला ऊर्जा स्तर है वो कौन सा है? ये निम्न ऊर्जा स्तर। तो हमने बोला E1 से आपने उसको क्या किया है? मूल ऊर्जा अवस्था से उसे क्या किया है? उत्तेजित किया है। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट बना। आप इसे En2 माइनस En1 भी लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब अगर मेरे को यहाँ से, ये तो हो गया उत्तेजन ऊर्जा, यहाँ से अगर मेरे को उत्तेजन विभव निकालना होता तो मैं क्या लिखता है इसकी जगह? QV लिखते हैं। Q की जगह तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और V तो ऐसा का ऐसा, और चूंकि उत्तेजन विभव है इसलिए VE, एक्साइटेशन पोटेंशियल, बराबर क्या होता है? वो ये अलग ही है, नीचे देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, बराबर क्या? En माइनस E1। तो फिर VE बराबर क्या हो जाएगा? उत्तेजन विभव बराबर En माइनस E1 डिवाइडेड बाय E। समझिए, अब इसको अगर मैं एग्जाम्पल से समझूं तो हमने बोला कि
हाइड्रोजन परमाणु को चौथी लिखे या पांचवी लिखे, फोर्थ लिख ले या फिफ्थ लिख, चलो फिफ्थ। चतुर्थ उत्तेजित अवस्था, चतुर्थ उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर 5 हो गया, ठीक। या फिर आप लिख लीजिए पांचवें ऊर्जा स्तर तक, कैसे भी हो सकता है, ये बात एक ही है। चतुर्थ उत्तेजित अवस्था लिख लो या पांचवा ऊर्जा स्तर लिख लो, बात तो एक ही है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, है ना। तक या उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने हेतु उत्तेजन विभव याद करो, उत्तेजन विभव ज्ञात करो। हाँ भाई, उत्तेजन विभव दिख रहा है क्या? VE बराबर EN माइनस E1 डिवाइडेड बाय E। EN देखो पांचवा ऊर्जा स्तर हो गया E5 माइनस E1 डिवाइडेड बाय E। E5 का मान देखो कितना लिखा हुआ है 0.54, वो भी कैसा माइनस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस E1 कितना माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और भाग किसका? इलेक्ट्रॉन के आवेश का। चलो सॉल्व करो, ये तो प्लस का हो जाएगा 13.6 है ना, तो ये 13.6 प्लस का, और ये 0.54 माइनस का था। तो इसको सॉल्व करें तो 10 में से 4 गए तो कितना आएगा 6, 5 में से ये 0 और ये हो जाएगा 12.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना आएगा? प्लस का 12.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसमें बाकी इसका E का, E से E कैंसिल। कितने विभव की आवश्यकता है? 12.06 वोल्ट विभव की आवश्यकता है। इतना विभव अगर आप दोगे उसे तो कहाँ चला जाएगा? पांचवें ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। कहाँ से चला जाएगा? पहले ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सिंपल से सवाल आते हैं और मेरे हिसाब से आप आसानी से कर भी लेंगे, कर लोगे ना। चलो देवताओं, इसको उतारो, फिर चैप्टर का अंतिम बिंदु डिस्कस करते हैं, थ्योरेटिकली इसको कंप्लीट करते हैं। जल्दी से उतारो। अभी तक बहुत सिंपल बात डिस्कस किया है अपन ने। उतार लिया? छोटा सा ही पॉइंट था, छोटा सा ही पॉइंट था ना देवताओं। अरे ये ऊर्जा स्तर ध्यान में रखना भाई, इनकी ऊर्जाओं ध्यान में रखो। इनकी अगर ऊर्जा आपको याद है तो फिर आपके बहुत सारे सवाल बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। कंडीशन अप्लाइड है, आपको ऊर्जा ज्ञात होनी चाहिए, है ना। चलो हो गया, ऑलराइट। अब इसके बाद में लास्ट पॉइंट, द्रव्य तरंगों से डी ब्रोगली के द्वितीय अभिग्रहित मतलब क्वांटम अभिग्रहित। कौन सा अभिग्रहित था? द्वितीय अभिग्रहित, क्वांटम अभिग्रहित। उसकी व्याख्या मतलब डी ब्रोगली के वो जो अभिग्रहित दिया था, डी ब्रोगली ने एक पोस्टुलेट दिया था। पोस्टुलेट भी क्या था? उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली की अवधारणा थी, है ना। उस डी ब्रोगली की अवधारणा का तो उपयोग करेंगे, ठीक है। और किसको प्रूव करेंगे? बोर के द्वितीय अभिग्रहित को। क्वांटम पोस्टुलेट कौन सा था? MVR = NH/2π। इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल सही था, मैंने आपको बोला था कि MVR = NH/2π था, लेकिन बोर इसे समझा नहीं पाया था कि ये लाया कहाँ से। तो उसको किसने समझा दिया? डी ब्रोगली ने समझा दिया कि भाई मेरा वाला फॉन्ट यूज कर लो, मैंने ऐसा समझा था चीजों को, ठीक है। चलिए तो हम लिख सकते हैं द्रव्य तरंगों से बोर के द्वितीय अभिग्रहित
द्वितीय अभिग्रहित। और द्वितीय अभिग्रहित कौन सा था? क्वांटम अभिग्रहित जिसे हम बोलते हैं, क्वांटम अभिग्रहित की व्याख्या इसकी व्याख्या करनी है। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए सबसे पहली बात, ये नाभिक और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक है, दी ब्रॉगली ने क्या कहा वो समझिए, क्योंकि द्रव्य तरंगे दी ब्रॉगली ने दी थी। तो दी ब्रॉगली ने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो वो बहुत तेज गति से मूव कर रहा है, गति कर रहा है। और जब भी कोई द्रव्य कण अत्यधिक गति से मूव करता है, गति करता है, तो फिर वो तरंगीय प्रकृति को भी प्रदर्शित करना चाहिए। कण तो है ही, कणीय प्रकृति को तो प्रदर्शित करेगा ही, वह तरंगीय प्रकृति को भी प्रदर्शित करना चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब घूमता है ना, चक्कर लगाता है ना नाभिक के चारों, तो वो इलेक्ट्रॉन तरंग का निर्माण करता है। उसकी तरंग कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन तरंग होगी, वो भी एक द्रव्य तरंग ही है। चलिए, अब इस इलेक्ट्रॉन तरंग की क्या खास बात होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। जो दी ब्रॉगली ने कहा, वो बोला कि देखिए, सबसे पहले तो बोर ने ये कहा था कि जब भी वो स्थायी ऊर्जा अवस्था में चक्कर लगाता है तो फिर वो किसी तरीके की ऊर्जा को क्या नहीं करता? उत्सर्जित नहीं करता, ऐसा ही बोला था। चलिए, तो कुल मिलाकर के ऊर्जा का वितरण नहीं हो पा रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। अब मेरे को ये बताओ, थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं, यहाँ पर 11वीं आ रही है, थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं कि वे कौन सी तरंगे हैं जिनका निर्माण तो होता है ना, लेकिन उनसे ऊर्जा का संचरण नहीं होता। कौन सी तरंगे हैं? दो प्रकार की तरंगों को कैटेगराइज करो, एक होती है प्रगामी और एक होती है अप्रगामी तरंगे, है ना। एक होती है प्रोग्रेसिव वेव और एक होती है स्टेशनरी वेव्स बोलते हैं अपन, है ना, प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग, प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। तो कौन सी तरंग? प्रगामी तरंग बच्चों एक निश्चित दिशा में गति करती हैं, इनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, एक दिशा से दूसरी दिशा में या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। कौन सी तरंगों से? प्रगामी तरंगों से, है ना, प्रोग्रेसिव वेव से। ठीक, जबकि जब हम स्टेशनरी वेव्स की बात करते हैं अप्रगामी तरंगों से, ये तरंगे बनती तो है माध्यम में, लेकिन इनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ऐसा ही कर रहा है, वो ऊर्जा को कहीं ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था तो वास्तविकता में वो इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार कर रहा था। और ये इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? अप्रगामी प्रकार की होनी चाहिए। ये अप्रगामी तरंग होती है बच्चों। ये किसने बताया? दी ब्रॉगली ने बताया। ठीक है, चलिए, एक और कंडीशन अप्लाई कर रहा है दी ब्रॉगली ने। क्या भाई? कि जब वो इन कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाता है, इन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, तब फिर बोलता है कि उस वृत्ताकार कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज के तुल्य होती है। ये बात ध्यान में रखना। क्या बोल रहा है? कि वृत्ताकार कक्षा की परिधि, वृत्ताकार कक्षा की परिधि क्या हो गई? आंसर है 2πr। ठीक है, वो किसके बराबर होगी? जो इलेक्ट्रॉन तरंग बन रही है, इलेक्ट्रॉन तरंग, है ना, उसकी तरंगदैर्घ्य, उसकी तरंगदैर्घ्य लेट्स सपोज कीजिए लैम्डा, उसके पूर्ण गुणज के तुल्य होनी चाहिए, तो n लैम्डा होना चाहिए। ठीक है, n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2πr। तो अगर इलेक्ट्रॉन nवें कक्षक में ट्रेवल कर रहा है तो 2πrn बराबर क्या होना चाहिए? n लैम्डा होना चाहिए। ये किसने कहा था? दी ब्रॉगली ने कहा था। ठीक है, चलिए मैं इसको लिख देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। इसकी थ्योरी में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये डायग्राम मैं पूरा करूंगा, ठीक है, तो रुक जाइएगा, डायग्राम अभी नहीं बनाना है। इसकी थ्योरी समझिए, थ्योरी कैसे लिखनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बोर का सिद्धांत लिखेंगे कि बोर ने क्या कहा था। तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज
के तुल्य होता है। ये किसने बताया? बोर ने बताया। ठीक है, तथा स्थायी ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा को विकृत नहीं करता, विकृत नहीं करता, सॉरी, विकृत नहीं करता, नहीं करता। ठीक है, ये बोर ने बोला था। अब इसे डी ब्रोगली ने कैसे समझा? तो बोल रहा है डी ब्रोगली, अब समझिए डी ब्रोगली ने क्या बोला। डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार स्थायी वृत्ताकार कक्षकों, स्थायी वृत्ताकार कक्षकों में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन तरंगीय प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, तथा यह इलेक्ट्रॉन तरंग अप्रगामी तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है? अप्रगामी तरंग होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में इलेक्ट्रॉन तरंग की तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुणज किसके बराबर होना चाहिए? वृत्ताकार कक्षा की परिधि के पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज होना चाहिए। अतः चलिए, अब ये तो उतारना ही। अब समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। लेट्स सपोज करो कि अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर चौथे कक्षक में ट्रैवल कर रहा है। कौन से कक्षक में? n बराबर 4 में। तो फिर इलेक्ट्रॉन को कितनी तरंग दैर्घ्य कंप्लीट करनी चाहिए? आंसर है 4 तरंग दैर्घ्य कंप्लीट करनी चाहिए। अगर वो n बराबर 8 वाली में चक्कर लगा रहा होता तो उसे 8 तरंग दैर्घ्य कंप्लीट करनी चाहिए थी। अगर n बराबर 3 में अगर वो चक्कर लगा रहा होता तो उसे 3 तरंग दैर्घ्य कंप्लीट करनी थी। तो अब मैं यहाँ पर अगर n बराबर 4 की बात करूँ तो वो कितनी कंप्लीट करेगा? 4 तरंग दैर्घ्य। देखिए कैसे, तो हमने बोला ये पहली तरंग दैर्घ्य, ठीक है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। अरे तरंग दैर्घ्य कंप्लीट ऐसी होती है ना, एक यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होती है? एक तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है, नहीं होती है? ठीक है, तो ये 4 कंप्लीट हो गई। फिर आप चाहें तो इसको फिर ऐसा बना दो, मैं डॉट 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 बना रहा हूँ, आप पूरी तरंग बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी तरंग बना दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल सही है। तो ये 4 हुई नहीं हुई, और ये यहां से लेकर मतलब यहां तक ये दूरी किसके बराबर है? 1 लैम्डा के बराबर है। तो ऐसे कितने लैम्डा कंप्लीट हुए? 1 लैम्डा ये कंप्लीट हुआ, 1 लैम्डा ये कंप्लीट हुआ, और 1 लैम्डा ये कंप्लीट हुआ। टोटल 4 लैम्डा कंप्लीट करवाए। तो हम यही तो बोल रहे हैं कि कक्षक की परिधि 2 पाई r किसके बराबर होनी चाहिए? n लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? डी ब्रोगली कह रहा है, तरंग द्रव्य तरंगों के अनुसार। ठीक है, चलिए उतारो इसको, फिर बताते हैं, इसको पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं बच्चों। n बराबर 4 लिखना ही पड़ेगा। वो डायग्राम किसके लिए बनाया हमने? n बराबर 4 के लिए बनाया है। तो आपको क्या करना है, पहले डायग्राम बनाओ और उसके बाद में थ्योरी लिखोगे।
ठीक है, या 3 लिख लो और उसके बाद में डायग्राम बना लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख लेना जब डायग्राम बनाओगे तो n बराबर 4 लिख लीजिएगा और ये बताइएगा कि ये तरंग दैर्घ्य कंप्लीट हो रही है ना। ऑलराइट, जल्दी से उतारो। आपको अगर किसी भी पॉइंट में अभी भी दिक्कत आ रही है इस चैप्टर से संबंधी, आप बच्चों पूछ सकते हैं। आपके पास में व्हाट्सएप नंबर है मेरे, आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो मेरे को, मैं पूरी कोशिश करूंगा बताने की। हालांकि ऐसे ग्रुप बन चुके हैं अब कि बच्चे खुद ही आंसर देना चालू कर देते हैं। कोई एक बच्चा पूछता है ना क्वेश्चन तो दूसरे बच्चे उनका आंसर देना चालू कर देते हैं। मेरे को बहुत खुशी होती है जब एक बच्चा दूसरे का खुद का क्या कर रहा होता है, रेस्पॉन्ड कर रहा होता है, मदद कर रहा होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है ना कि आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। इसकी थ्योरी जो है वो थोड़ी सी अटपटी लगती है अगर आप किताबों में पढ़ते हो, तो ये सबसे सिंपल थ्योरी है बच्चों। आपको क्या लिखना है, द्वितीय अभिग्रहित लिख देना है और उसके बाद में डी ब्रोगली के अनुसार आपको अप्रगामी तरंग बतानी है इलेक्ट्रॉन तरंग को, और फिर वृत्ताकार कक्षा की परिधि को तरंग दैर्घ्य के पूर्ण गुणज के तुल्य बताना है। कंप्लीट कर दो, इतना सिंपल सा ही तो था वो। ठीक है, वो बस किताबें जो हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिख देती हैं कई बार। ऑलराइट, ये हो गया। चलिए अब हम प्रूव करेंगे भाई कि ये NH/2π के बराबर होता है, MVR बराबर NH/2π होता है, ये प्रूव करेंगे अभी। और ये अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। ओके, देखें तो हमें क्या लिखना है, अतः 2πr बराबर क्या होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए, ये Rn लिख देता हूं। ठीक है, फिर डी ब्रोगली के अनुसार या डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य से, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य से क्या भाई, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, h/p होता है नहीं होता, ये समीकरण नंबर 1। और h/p क्या होता है, h/mv होता है, इसे कहेंगे समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर क्या, nवें कक्षा के लिए vn लिख देता हूँ। ठीक, तो समीकरण 1 में लैम्डा का मान रखने पर, समीकरण 1 में लैम्डा का मान रखने पर, मान रखो भाई, क्या होगा, 2πRn बराबर n, लैम्डा की जगह h/mvn कर सकता हूं। ये mvn मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2π और mvn/Rn। बताओ भाई, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, ये इससे गुणा हो गया, कहाँ दिक्कत है, चाहे आगे लिखो चाहे बीच में लिखो चाहे बाद में लिखो, बात तो एक ही है। बराबर क्या बच्चों, NH। ठीक है, तो फिर MVR बराबर क्या हुआ, NH/2π। बताओ भाई, प्रूव हुआ नहीं हुआ, यही बोर का द्वितीय अभिग्रहित है या क्वांटम अभिग्रहित है। बताओ भाई, प्रूव हुआ ना, हुआ नहीं हुआ, हो गया। चलो नीचे लिख दीजिएगा, यही बोर का द्वितीय अभिग्रहित है। इस तरीके से हमें प्रूव करना था, सिंपल था। चलिए बच्चों, तो ये थ्योरेटिकली चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा न्यूमेरिकल का। अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आया है बुक का तो मेरे को जल्दी से भेज दीजिए जैसे ही आप ये वीडियो भेजते हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सभी न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो आप अपना न्यूमेरिकल जल्दी से मेरे को भेज दीजिए बच्चों, ठीक है, ताकि मैं उसे इंक्लूड कर पाऊँ। अदरवाइज तो फिर जो मैं करवाता हूँ वो तो मैं करवाऊंगा ही, आप चिंता ना करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर ये आपको मतलब मैंने टाइम नहीं दिया उतारने का, लेकिन मेरे हिसाब से कर ही लोगे आप। 2πr बराबर n लैम्डा लिखना था और लैम्डा इज इक्वल टू h/p लिखना था, काम खत्म करना था। ठीक है, इतना ही तो था। चलिए, तो अच्छा लगा वीडियो, पसंद आया, समझ में आना चाहिए, पसंद तो छोड़ो, समझ में आना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये ठीक ठाक था, मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा।
चलिए, जिस तरीके से आप बच्चों सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को, वैसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आपके मतलब इस सपोर्ट की आवश्यकता मेरे को टिल द एंड रहेगी बच्चों। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही ये चैनल जो है इसका अस्तित्व रह पाएगा। हर बार मैं आपको ये बोलता हूँ। चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर।